हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। तो हम कंटिन्यू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इस सीरीज को। बेसिकली एमसीक्यूज में तो मैंने आपको 50 एमसीक्यूज करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है इस सीरीज के 50 एमसीक्यूज को जरूर देख लीजिएगा इसी यूट्यूब चैनल में, पिछले वीडियोस में जाके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चंस के अलावा जितने भी एक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभी तक हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि 1909 के एक्ट तक डिस्कस किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 1919 का एक्ट, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों बेसिकली मॉन्टेग्यू कौन था और चेम्सफोर्ड कौन था, है ना। तो सब डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस YouTube चैनल को अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। सो मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, और चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय। सो चेम्सफोर्ड आपको पता है 1916 से लेके 1921 तक, 1921 तक इंडिया के वाइसरॉय थे। तो इनके कार्यकाल में ये रिफॉर्म्स आए थे, इनके वाइसरॉय रहते ये रिफॉर्म्स आए थे। इस वजह से इनका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, ठीक है। अंग्रेज चाह रहे थे कि इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है इंडिया में, उसमें और ज्यादा इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट हो। क्योंकि जैसा कि आप खुद ही देख रहे हो 1857 की लड़ाई के बाद अंग्रेज बहुत ही ज्यादा सचेत हो गए थे। उन्हें ये डर था कि अगर हम इंडियंस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर ये इस तरीके के रिवोल्ट्स, इस तरीके की लड़ाइयाँ होती रहेंगी और एक दिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो इंडियंस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे इस तरीके के रिफॉर्म्स लाके। और होना जाना इनसे कुछ भी नहीं था, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं जो इस एक्ट में थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इसे कहते हैं। इसका एक सेपरेट प्रियम्बल था, ठीक है। इस एक्ट का एक अपना सेपरेट प्रियम्बल था। और इस एक्ट की सबसे खास बात यह थी कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, इस एक्ट ने ये बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इंडिया में इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी कि पहली बार अंग्रेज ये मान रहे थे कि इंडिया में धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की इंट्रोडक्शन, उसकी शुरुआत करना जरूरी है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल। तो दोस्तों यहां से पहली बार जो है ना, बाई कैमरलिज्म की शुरुआत हुई थी। पहली बार जो आज हम देखते हैं ना लोकसभा राज्यसभा, वो बाई कैमरल है, यानी कि दो हाउस। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यहां ऐसा हुआ था कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर था, यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में डिवाइड कर दिया गया था। और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो थे दोनों हाउसेस में, वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा चुने गए थे। The act provided for the establishment of public service commission in India। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1919 के एक्ट से बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। तो पहली बार यहां पे ये हो रहा था कि भाई पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। और इसी वजह से 1926 में, 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सेटअप किया गया सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको याद होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में 1909 में कि भाई यहां पे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा कर दी गई थी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो उससे भी 2 कदम आगे निकले और उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया। और अब सिखों को, यूरोपियंस को और एंग्लो इंडियंस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, यानी कि इनके लिए भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। यह बात यहां पे बोली गई। गॉट द पॉइंट। वुमेन वर गिवन राइट टू वोट। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसका पूछा जाता है कि भाई महिलाओं को वोट करने का अधिकार कौन से एक्ट ने दिया था, तो उसका आंसर था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं हालांकि,
जो कि आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं था कि पूरी महिलाओं को राइट टू वोट था, सम इंडियन वुमेन दे हैड द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। देन दोस्तों एक और बहुत बड़ी बात जो इस एक्ट से हुई थी, इट डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। जिस तरीके से आज हम देखते हैं ना कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसी तरीके से यहां पे पहली बार सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया था। इसका मतलब यहां पे प्रोविंसेस के ऊपर सेंट्रल का जो कंट्रोल था वो रिलैक्स हो गया था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को अब ये बोला गया कि भाई आप अपने लिए लॉ बना सकते हो, आप अपने लिए लॉ बना सकते हो। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस 1919 एक्ट वॉज डायरकी या फिर डायरची, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। सो ये डायरकी का सिस्टम 1919 के एक्ट से शुरू हुआ। डाई मतलब होता है डबल, आर्क मतलब होता है रूल, डायरकी मतलब होता है डबल रूल। सो डबल रूल में था क्या, देखो अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट्स को सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नाउ जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारा स्टेट लिस्ट है, तो आप ये इमेजिन करो कि स्टेट लिस्ट को फर्दर आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा ही यहां पे किया गया था कि भाई प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक था ट्रांसफर्ड, दूसरा था रिजर्व्ड। अब आप सोचोगे कि सर 2 पार्ट्स में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया, क्या इसीलिए इसको डबल रूल बोलते हैं? नहीं, इसलिए डबल रूल नहीं बोलते, इसको डबल रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करने का तरीका अलग था, रिजर्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करने का तरीका अलग था। सो 2 अलग अलग तरीके थे, इसीलिए डबल रूल इसे कहा जाता है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे उन्हें एडमिनिस्टर कौन करेगा? गवर्नर। किसकी मदद से? मिनिस्टर्स की मदद से। और वो मिनिस्टर्स जो होंगे वो काउंसिल के टुवर्ड्स क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। जबकि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे उसको एडमिनिस्टर कौन करेगा? गवर्नर ही करेंगे। किसकी मदद से? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से। क्या वो रिस्पॉन्सिबल होंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आप काउंसिल के टुवर्ड्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरी तरफ रिजर्व्ड सब्जेक्ट में आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो ये था डबल सिस्टम, ठीक है। और इन एग्जीक्यूटिव्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो ये चीज थी। नाउ रिजर्व्ड सब्जेक्ट में बेसिकली जो रिजर्व्ड कैटेगरी थी उसमें लॉ एंड ऑर्डर था, फाइनेंस था, इरिगेशन था, रेवेन्यू था। जबकि ट्रांसफर्ड लिस्ट में, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें था हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, पब्लिक वर्क, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी ज्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है, उतना कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। फाइन। यहां पे आपको एक चीज ये भी बता दूं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल, उन्हें भी ये पावर दी गई थी कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं रिजर्व्ड लिस्ट के मैटर में, ठीक है। ट्रांसफर्ड लिस्ट के मैटर में वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो भैया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर चाहे तो रिजर्व लिस्ट के मैटर में कर सकता है, अपनी उंगली बेसिकली अपनी टांग अड़ा सकता है, क्योंकि यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी टुवर्ड्स काउंसिल। जबकि ट्रांसफर्ड के केस में वो ऐसा नहीं कर सकता। देन उसके बाद फ्रेंचाइजी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि 1919 के एक्ट में हर किसी को वोट करने का पावर था। हर किसी को वोट करने का पावर नहीं था, ठीक है। हर किसी को वोट करने का पावर नहीं था। वोट करने का जो पावर था वो प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस में था। मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसा बोल दिया गया था कि जिस व्यक्ति ने लैंड रेवेन्यू 3000 रुपए पे किया है, या फिर जिस व्यक्ति की इतनी प्रॉपर्टी है जिसकी रेंटल वैल्यू इतनी है, या फिर उसकी टैक्सेबल इनकम इतनी है, तभी वो वोट कर सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकता। तो कुल मिलाके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसा कि आज हमारे देश में है कि हर एक व्यक्ति वोट कर सकता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो नहीं था, वो नहीं था यहां पे, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट 3 out of 6 members of executive council were to be Indian, ठीक है। सो 3 out of 6 members of executive council इंडियंस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 to 6 नहीं है, 3 out of 6 इसको कर लो, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग इशू हो गया है।
3 out of 6 members of Executive Council were to be Indian. It authorized provincial legislatures to enact their budgets. ये बहुत बड़ी बात हुई थी यहां से, बहुत बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है भाई। मैंने अभी आपको ये तो बताया कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को यह भी बोल दिया गया था कि अब आप अपने लिए क्या कर सकते हो, बजट भी इनैक्ट कर सकते हो। तो यह चीज भी पहली बार यहीं से हुई थी। कांग्रेस ने इन रिफॉर्म्स को अनसेटिस्फैक्टरी बताया, क्योंकि भैया एक तरफ तो आप इतना सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हो और उसी समय 1919 में रौलत एक्ट, जलियांवाला बाग में आपने मासूमों पे गोली चला दी, है ना। तो एक तरफ आप कैरेट दिखा रहे हो और दूसरी तरफ आप स्टिक से मार रहे हो, है ना। लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हो, निहत्तों को आप जलियांवाला बाग में जाके जान से मार दे रहे हो और यहां पे आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो। तो ये था कांग्रेस का इसमें बेसिकली अगर हम रिएक्शन देखें तो बहुत ही खराब था और बिल्कुल बनता था भैया, बनता था ये रिएक्शन आना, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी दोस्तों, और फ्रेंचाइजी तो लिमिटेड थी ही, साथ ही साथ ये जो डिवीजन किया था ना सब्जेक्ट्स का, ट्रांसफर्ड, रिजर्व्ड और ये सारा कुछ, ये मतलब अनवर्केबल था, इररेशनल था, बिना किसी लॉजिक के था। गवर्नर जनरल के पास एक्सेप्शनल पावर थी, मतलब वाइस रॉय के पास एक्सेप्शनल पावर थी। साथ ही साथ प्रोविंसेस की जो सीट्स एलोकेट की गई थी वो उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, यानी कि जो प्रोविंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ज्यादा सीटें, ऐसा कर दिया गया था। एंड मिनिस्टर्स कैन बी इजिली ओवर रूल्ड बाय गवर्नर, और साथ ही साथ देयर वर नो रूल ओवर द फाइनेंसेस। तो इट वाज सीन एज अ बिट्रेयल ऑफ वॉर सपोर्ट गिवन बाय इंडिया। इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया, उसके बदले अंग्रेजों ने बोला था कि वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपके लिए रिफॉर्म्स लेके आएंगे। रिफॉर्म्स वो लेके आए, लेकिन उस रिफॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि हमें कुछ अच्छा लगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। बस आप खाली ये सब चीजें ग्राउंड में कर रहे हो, वहां का सब्जेक्ट ये कर दिया, ट्रांसफर्ड कर दिया, रिजर्व कर दिया। अरे भैया, इससे एक आम आदमी को, एक आम भारत के व्यक्ति को क्या फायदा होगा? आपने वोटिंग तक का पावर उसको नहीं दिया है। सो दैट इज द थिंग कि ये रिफॉर्म्स बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फैक्टरी थे। साथ ही साथ जाते जाते इस एक्ट में ये भी बोल दिया गया कि भैया 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो इंक्वायर करेगा कि ये 1919 का एक्ट कैसा था, इसने कैसा काम किया और ये सेटिस्फैक्टरी था या नहीं था। और इसीलिए साइमन कमीशन जो है 1927 में, यानी कि 1919 का 10 साल यानी कि 1929 में आना चाहिए था, बट वो 1927 में ही 2 साल शेड्यूल्स के पहले ही साइमन कमीशन भारत आया था। और गो साइमन आपको पता ही है जिस तरीके का भारत में इसका स्वागत हुआ था और इसको भगाने की पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी। कारण क्या था मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे या मैं अभी आपको बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूं कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इंडियंस को लगा कि भैया ऐसा कमीशन जिसमें एक भी भारतीय नहीं है, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये हमारा क्या फ्यूचर डिसाइड करेगा, इसको भगाओ यहां से। सही बात थी, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग। तो दोस्तों यहां पे इस सेशन को मैं करता हूं समाप्त। धन्यवाद आप सभी का। कुछ भी ना समझ में आया हो मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ अगले एक्ट में हम बात करेंगे अगले सेशन में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। और अगर अभी तक आपने इन 50 MCQs हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सॉल्व नहीं किए हैं, जरूर कर लें इसी चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल UPSC। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।